हाय एवरीवन, आई एम विवेक। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरे पहले ही वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मैं उसके लिए सच में ग्रेटफुल हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको केस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो शायद किसी के लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैच्योर ऑडियंस है वो ही सिर्फ ये वीडियो देखें। दिसंबर 1994 में पोर्ट एलिजाबेथ जंगलों से एक रात एक आदमी अपनी कार लेके घर जा रहा था, लेकिन तभी जब वो जंगली इलाके से क्रॉस होते हुए जैसे ही हाईवे पे पहुंचने वाला था, तकरीबन रात के 2 बजे थे, तभी रास्ते के बीचों बीच उसने एक चीज़ देखी। उसे उस चीज़ को देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसने एक ज़ॉम्बी जैसी चीज़ देखी थी। यकीनन अपनी आंखों पे विश्वास करना नामुमकिन था। उसने जैसे ही वो चीज़ देखी, वो वहाँ से गाड़ी भगा लेने के ही मूड में था, लेकिन उसने जैसे ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी उस चीज़ के नज़दीक लाने की कोशिश की, फिर वहाँ पे उसने अपनी आंखों से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने देखा कि एक ऐसी चीज़ खड़ी हुई वहाँ पे जिसके ऊपर लिटरली यकीन करना नामुमकिन था। सो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी थोड़ी सी डरा देने वाली है। सो लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। सो फ्रेंड्स, हमें इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए चलना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में 22 सितंबर 1967 यानी कि 22 सितंबर 1967 को यहाँ पे एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम है एलिसन बोथा। सो जिस घर में ये एलिसन का जन्म हुआ था उस घर के हालात कुछ खास ठीक नहीं थे और एलिसन के माँ बाप के बीच में भी कुछ खास अच्छी बनती नहीं थी। और ये इस बच्ची के जन्म के बाद इसके माँ बाप के बीच में कुछ ज़्यादा ही खटपट रहने लगी। फिर एलिसन के जन्म के थोड़े दिन के बाद ही ये दोनों माँ बाप अलग हो गए। फिर उन दोनों बच्चों की कस्टडी एलिसन के माँ को मिल गई थी। जी हाँ, एलिसन छोटी थी, उससे बड़ा एक और भाई था, उससे 18 महीने बड़ा था। सो एलिसन की माँ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी क्योंकि उसको दोनों बच्चों को बड़ा करना था, पढ़ाना था, लिखाना था। तो ये काफ़ी टफ सिचुएशन थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को संभालने में उसकी माँ सक्सेसफुल हो गई थी क्योंकि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे थे, अच्छी पढ़ाई ले रहे थे। वो दोनों बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहे थे स्टडी में, लेकिन हाँ इतना बुरा भी नहीं कि वो पास भी ना हो सके। वो दोनों पास हो जाते थे, हर क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाते थे दोनों। अब एलिसन और उसका परिवार जिस शहर में रहते थे उस शहर के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। साउथ अफ्रीका के सबसे सेफ शहर का दर्जा इसी शहर को मिला था जिसका नाम है पोर्ट एलिजाबेथ। साल 2019 के आते आते ये पोर्ट एलिजाबेथ शहर का नाम बदलकर कैब्रिया रख दिया गया। दोस्तों, मुझे ये नाम ठीक तरह से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, तो आप ये स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं। तो अब दिन आ चुका था 18 दिसंबर 1994 का, यानी कि 18 दिसंबर 1994। अब तक एलिसन की उम्र तकरीबन 27 साल की हो चुकी थी और उसने अपनी सारी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर ली थी और अब वो इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रही थी, यानी कि वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। और अब 18 दिसंबर को संडे था, तो उसने सुबह सुबह सोचा कि क्यों ना आज अपने फ्रेंड्स को कॉल करके कहीं घूमने चलने का प्लान बनाए। तो अब सारे दोस्तों ने बीच पे जाने का प्लान बना लिया था। तो धीरे धीरे सारे दोस्त इकट्ठा हो रहे थे और फिर जैसे ही सब लोग मिल गए, सब इकट्ठा हो गए, तो फिर सब लोग निकल गए बीच पे। अब उन्होंने सारा दिन वहाँ पे स्पेंड करना था, तो सारे फ्रेंड्स ने वहाँ पे पूरा दिन और पूरी शाम तक वहाँ पे एंजॉय किया। और जैसे ही शाम होने लगी थी, सूरज ढलने लगा था, तो सब फ्रेंड्स ने सोचा कि क्यों ना अब अपने घर चलते। तो अब सब धीरे धीरे वहाँ से अपने घर के लिए निकल चुके थे। तो अब सब दोस्त रात को एलिसन के घर पे पहुँच चुके थे और जैसे ही वो एलिसन के घर के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे सब फ्रेंड्स बैठ के खाना पीना सब कुछ शुरू कर दिया। फिर जैसे ही उन सब लोगों का खाना पीना खत्म हुआ तो एक एक करके सारा दोस्त अपने घर जा रहे थे। तो अब सारे दोस्त अपने अपने घर जा चुके थे सिवाय एक के, जिसका नाम था किम। तो किम ने एलिसन से पूछा कि एलिसन, क्या तुम मुझे अपने घर पे ड्रॉप कर दोगी? तो एलिसन ने पूछा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तुम्हें अभी घर छोड़ देती हूँ। तो रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था और दोनों लड़कियाँ अकेली गाड़ी में निकल चुकी थी और एलिसन ने किम को अपने घर छोड़ दिया। फिर वो वहाँ से रिटर्न अपने घर के लिए निकली। अब जैसे ही एलिसन ने अपनी गाड़ी पार्क की और वो अपनी गाड़ी बंदी करने वाली थी, इतने में उसने देखा कि अपनी बाजू वाली सीट पे, वहाँ पे जो शीशा लगा हुआ है, वहीं से देखा कि कोई आदमी ऐसे करके झांक रहा था अंदर। तो अब ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा ऐसी सिचुएशन देख के। तो एलिसन भी डर गई और वो सोचने लगी कि इसे कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है मुझे। उसने सोचा कि ये तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है,
तो फिर ऐसे क्यों देख रहा है मुझे। अभी इतने में एलिसन कुछ भी सोच या समझ पाती, इतने में वो आदमी घूमकर ड्राइवर साइड आ गया, ड्राइवर के सीट पे आ गया, वहां से डोर ओपन किया, सीधा एलिसन का गला पकड़ के वहां पे चाकू रख दिया और डराने धमकाने लगा। वो बोलने लगा कि चुपचाप अपनी बाजू वाली सीट पे खिसक जा। तो एलिसन भी अब बेचारी डर चुकी थी, कुछ भी कर नहीं सकती थी, तो वो अपनी बाजू वाली सीट पे जाके बैठ गई। फिर वो आदमी ड्राइवर सीट पे बैठ गया और वो गाड़ी वापस स्टार्ट करके अब उस आदमी ने गाड़ी रिवर्स लेके वहां से पार्किंग से बाहर निकाल ली और वो गाड़ी लेके रोड पे निकल गया। अब गाड़ी जैसे ही थोड़ी ही आगे चली तो वो आदमी बात करने लगा एलिसन से कि देखो तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हें जरा भी हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ तुम्हारी गाड़ी 1 घंटे के लिए चाहिए, उसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो। अब एलिसन भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो समझ गई थी कि इसके पास हथियार है और ये आदमी उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसे वहाँ जिंदा रहना था। तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी अभी बातचीत शुरू करने लगी उस आदमी से। उसने बोला कि देखो मेरे घर पे मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, अगर मैं टाइम पे घर पे नहीं पहुंची तो वो ऑब्वियसली चिंता करने लगेगा और मुझे ढूंढने निकल जाएगा। ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी बातें चल रही थी, गाड़ी थोड़ी आगे चली। अब बातों ही बातों में एलिसन ने अपना नाम सुजैन बताया था, उसको अपना रियल नाम नहीं बताया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी, और उस आदमी ने अपना नाम क्लिंटन बताया था। तो अब इन दोनों के बीच में बातें चल ही रही थी, दोनों मतलब एलिसन और क्लिंटन दोनों के बीच में बातें चल रही थी। तभी गाड़ी थोड़े आगे जाके रुकी, एक पॉइंट पर आकर रुक गई। वहाँ पे तकरीबन ये गाड़ी 3 से 4 मिनट तक रुकी। वहाँ एलिसन क्लिंटन को बार बार बोल रही थी कि देखो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम बस सिर्फ मुझे अपनी गाड़ी से बाहर निकलने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, ये गाड़ी बेशक तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं पुलिस को भी कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम सिर्फ मुझे बस जाने दो। लेकिन उस आदमी ने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकती, चुपचाप बैठी रहो गाड़ी में। और फिर 3 या 4 मिनट के बाद वो गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खुला और एक और आदमी वहां पे अंदर बैठ चुका था, जो कि क्लिंटन का दोस्त था। अभी ये दोनों किडनैपर्स एलिसन को लेके घने जंगल की ओर निकल पड़े। वो तकरीबन शहर से 3 या 4 किलोमीटर दूर जा चुके थे और अब वो घने जंगलों में एक जगह पे वो गाड़ी रुकी और दोनों किडनैपर्स बाहर निकल गए। अब उन दोनों किडनैपर्स के बाहर निकलने के बाद क्लिंटन ने एलिसन वाला डोर खोला और एलिसन को भी बाहर निकाला। अब ऑब्वियसली रात भी बहुत हो चुकी थी, अंधेरा इतना था कि कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। अब इतने में क्लिंटन ने एलिसन से पूछा कि देखो अब हम दोनों तुम्हारा रेप करने वाले हैं, क्या इस चीज़ से तुम्हें कोई दिक्कत है। अब एलिसन ने जैसे ही ये चीज़ सुनी वो तुरंत सोचने लगी कि इन दोनों के पास तो हथियार है, अगर वो कुछ भी मना करेगी या वहाँ से भागने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ करेगी, तो वो दोनों उसे जान से मार देंगे। तो अब एलिसन ने क्लिंटन से बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी, तुमको जो करना है वो कर लो। अब क्लिंटन ने एलिसन को घुटनों के बल नीचे बिठाया और फिर वो उससे ओरल सेक्स करने लगा और ये चीज़ बहुत टाइम तक चलती रही। फिर क्लिंटन ने एलिसन को बोला कि अब तुम अपने कपड़े खुद उतारो। अब बेचारी एलिसन क्या कर दी, वो अपने कपड़े खुद उतार रही थी। फिर उसने एलिसन को नीचे लेटाया और फिर उसे बार बार रेप किया। क्लिंटन उसका कई बार रेप कर चुका था। तो फिर जैसे ही उसका एलिसन से मन भर चुका था तो अब वो अपने दोस्त के पास गया और वो बोला कि मैंने जो जो चीज़ की अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी वो सब चीज़ कर सकते हो उसके साथ। अब उसका दोस्त भी वहाँ पे गया, उसने भी सेम क्लिंटन की तरह एलिसन का रेप बार बार किया, जंगलियों की तरह रेप किया उसका। अब इन दोनों ही जानवरों का मन भर चुका था एलिसन से और एलिसन बेचारी बेहोश अवस्था में थी, उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी होश नहीं था बेचारी को। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि अगर इसको यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया तो ये दोनों पकड़े जाएंगे। अब इस बात को माइंड में रखते हुए क्लिंटन ने एलिसन का गला पकड़ा और तब तक दबा के रखा जब तक कि उसको ये न लगने लगा कि हाँ अब एलिसन की सांसें रुक चुकी है, तब तक उसने उसका गला दबाया। लेकिन फिर क्लिंटन के दोस्त को अभी भी यकीन नहीं था कि एलिसन मर चुकी है। अब क्लिंटन के दोस्त ने अपना चाकू निकाल के एलिसन के पेट में 30 से 40 बार जोर जोर से वार किया। अब इस आंकड़े को आप ध्यान में रखिएगा कि एलिसन के पेट में 30-40 से भी ज़्यादा बार चाकू से वार किया गया था। और अब वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने वही चाकू एलिसन के प्राइवेट पार्ट में घुसाया और बार बार वहाँ भी 8 से 10 बार मारा, वहाँ भी खून निकलने लगा था। और अब एलिसन को वहाँ भी खून निकलने लगा था और पेट से भी खून निकलने लगा था। ये दोनों अब यहाँ भी नहीं रुके, अब ये दोनों एलिसन की मौत को कंफर्म करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने गले में चाकू से कम 16 से 17 बार वार किया, मतलब 8 से 9 बार यहाँ पे वार किया, 8 से 9 बार यहाँ पे वार किया। अब एलिसन की पूरी बॉडी से खून निकलना शुरू हो गया था, खून की पिचकारियाँ निकलने लग गई थी। जब इन दोनों ने मिलकर एलिसन की बॉडी पर इतने सारे वार कर दिए थे तो फिर अब ये दोनों आपस में बातें करने लगे कि क्या तुम्हें लगता है कि एलिसन अब तक जिंदा होगी। तो दूसरे ने बताया कि नहीं,
मुझे तो नहीं लगता कि इतने सारे वार झेलकर इस दुनिया में कोई भी जिंदा रह सकता है। तो अब हम दोनों चैन की सांसें ले सकते हैं, ये पक्का मर चुकी है, ये हमारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती। तो अब वो दोनों वहाँ से निकलने लगे। लेकिन उन दोनों में जो क्लिंटन का दोस्त था, उसको कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन था महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से। उसको उनको दर्द देने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो अब वो वापस मुड़ा, उसने वापस एलिसन के प्राइवेट पार्ट में 8 से 10 बार चाकू से वार किया। अब इतना करने के बाद वो वहाँ से निकल गया। अब वो दोनों दोस्त एलिसन की कार में बैठ चुके थे और एलिसन के कपड़े वहाँ जंगल में फेंक कर वहाँ से चले गए। अब एलिसन उस जंगल में बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, बिल्कुल बेहोश हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही थोड़ा होश आया एलिसन को, तो उसने अपने आप को नोटिस करना शुरू किया कि उसके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ पर है। उसे फिर धीरे धीरे याद आया कि 2 आदमी उसे किडनैप करके यहाँ पे लेके आए थे और उसके साथ रेप वगैरह किया है। अब वो धीरे धीरे अपना शरीर हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर कटी फटी हालत में पड़ा था। उसके शरीर से सारा का सारा खून लगभग निकल चुका था। अब उसने अपना सिर हिलाने की कोशिश की तो उसका सिर भी नहीं हिला, क्योंकि हमारे यहाँ से जो जितनी नसें और हड्डियाँ वगैरह सब जो पास होती है, उसमें 3-4 नसों को छोड़कर बाकी सब कुछ कट चुका था। अब एलिसन ने जैसे ही अपने हाथ थोड़े ऊपर किए अपने गले के पास, वो वहाँ पे छू के कुछ महसूस करना चाहती थी कि उसके साथ हुआ क्या है। तब उसने वहाँ पे जैसे ही छुआ तो उसके लिटरली उसके हाथ में मांस के लोंथड़े आ रहे थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तब वो अपना धीरे धीरे वो हाथ नीचे ले जाने लगी और हाथ अपना पेट के पास ले आई। पेट के पास जैसे ही अपना हाथ लाई और वहाँ से छुआ तो उसके हाथ में लिटरली उसके इंटरनल ऑर्गन्स आ रहे थे। उसके हाथ में उसका लीवर था और साथ में ही दोनों हाथें उसकी बाहर लटक रही थी। अब वहाँ से थोड़ा और नीचे हाथ ले जाके वहाँ पे फील किया तो उसके प्राइवेट पार्ट्स में से भी बहुत सारे ऑर्गन्स बाहर लटक रहे थे, बहुत सारे ऑर्गन्स बाहर आ चुके थे और वहाँ से बहुत सारा खून भी बह चुका था। तो अब एलिसन को फील हो चुका था कि अब वो इतनी सारी इंजरीज के बाद वो जिंदा नहीं बच सकती। तो अब एलिसन बाजू में पड़ी मिट्टी में अपनी उंगली फेरना शुरू हो गई। दरअसल वो उन दोनों आरोपियों का नाम लिखना चाहती थी जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया था। उसने सोचा कि अब वो बचेगी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी पुलिस को उसकी डेड बॉडी तो जरूर मिलेगी, और जब डेड बॉडी मिलेगी तब वो मिट्टी में नाम पढ़कर इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लेंगी। इन दोनों आरोपियों के नाम थे फ्रांस और थियनस। जी हाँ दोस्तों, यही थे ये दोनों जिन्होंने एलिसन के साथ ये सब कुछ किया था और उसको वही हालत में जंगल में छोड़ के भाग गए थे। अब जिन वर्ड्स में मैंने आपको एलिसन के जो हालात बताए, उससे आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एलिसन की हालत उस टाइम कैसी रही होगी। उस टाइम जो एलिसन के साथ हो रहा था वो तो इस दुनिया में कोई भी फील नहीं कर सकता सिवाय एलिसन के। एलिसन ही वो चीज़ फील कर सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। खैर, अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद एलिसन की मौत अभी भी नहीं हुई थी। लिटरली एलिसन नीचे लेटे लेटे अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद एलिसन के दिमाग में आया कि अगर उसे बचना है तो उसको जैसे तैसे करके रोड पे जाना पड़ेगा। और अचानक से एलिसन ने अपने अंदर विल पावर जनरेट की और उसने सोचा कि कैसे भी करके मैं रोड तक तो पहुंचूंगी ही। तब उसने अपने शरीर को हिलाना चाहा। उसने जैसे ही थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाने की ट्राई की, वो ज़रा भी नहीं हिला और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन उसके चिल्लाहट सुनने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर उसने थोड़ी देर के बाद थोड़ी और हिम्मत जुटाई और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके पीछे पीछे खिसकने लगी। वो जैसे ही उसने अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकाना शुरू किया, उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब वो थोड़ी थोड़ी खिसकने के बाद वो फिर से थक चुकी थी और अब रोड भी तकरीबन 300 से 400 मीटर अभी भी दूर था। अब इस पॉइंट तक आते आते एलिसन ने सोचा कि अगर उसको ज़िंदा बचना है तो उसको कैसे भी करके खड़ा होना ही पड़ेगा। अब उसने थोड़ी और ज़्यादा हिम्मत बनाई और पेड़ का सहारा लेके वो लिटरली खड़ी हो भी गई। और अब खड़े होने के बाद उसको अपनी असली बॉडी कंडीशन पता चली कि उसके साथ क्या हुआ है। अब जैसे ही एलिसन खड़ी हुई तो उसने फील किया कि उसके सारे बॉडी के पार्ट्स लगभग सारे बॉडी के पार्ट्स बाहर लटक रहे थे और उसका सिर सीधा रहने की बजाय पीछे रह रहा था। उसका सिर, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसका सिर पीछे रह रहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एलिसन के साथ इतना सब कुछ हुआ फिर भी वो जिंदा कैसे बच गई। इसके 2-3 कारण हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब एलिसन का सिर पीछे की तरफ लटक रहा था, सिर्फ 2 या 3 नसों के सहारे ही उसका सिर पीछे ऐसे ऐसे झूल रहा था। अब वो एक हाथ से अपना सर पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से पेड़ों के सहारे थोड़ा थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रही थी। अब वो थोड़े ही आगे चलने के बाद
उसे नीचे अपनी शर्ट पड़ी हुई दिखाई दी, जो डेनिम शर्ट वो पहन के आई थी। तो एक हाथ से उसने वो डेनिम शर्ट उठाई और एक हाथ से अपना सर पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब वो जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगी, उसे महसूस हुआ कि नीचे उसके पैरों में, जांघों के बीच में कुछ टच हो रहा है। तो उसने अपने इस हाथ से सिर को थोड़ा नीचे झुकाया। अब जैसे ही एलिसन ने नीचे देखा, वो हैरान हो गई। उसके पेट से उसका लीवर और दोनों इंटेस्टाइन वो सब कुछ बाहर लटक रहा था और उसकी जांघों को टच कर रहा था। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसने शर्ट में वो सारे ऑर्गन डाले और फिर उन सबको वो वापस पेट में डाल रही थी। अब उसने सब ऑर्गन्स को वापस पेट में डाला शर्ट की मदद से, और फिर वो शर्ट वहां पे दबा के एक हाथ से सर को पकड़कर धीरे धीरे आगे चल रही थी। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि एलिसन की हालत क्या थी उस टाइम पर। अब इस पॉइंट पर आते आते एलिसन ने महसूस किया कि ना तो वो अपने नाक से सांस ले रही है, ना तो वो अपने मुंह से सांस ले रही है, तो फिर वो जिंदा कैसे है। तो अब उसको ये समझ में आया होगा कि जब क्लिंटन ने उसका गला दबाया था, तब उसकी श्वास नली, उसकी विंड पाइप चिपक चुकी थी। फिर जैसे ही उन दोनों ने उसके गले में 17 से ज़्यादा बार भी चाकू मारा, तब वो वहाँ से सब कुछ कट चुका था। और जब ये कटा, तब उसकी विंड पाइप भी वहाँ से कट चुकी थी और जहाँ से वो चिपकी हुई थी वो वहाँ से खुल चुकी थी। अब आप यहाँ पे सोच कर देखिए कि क्या हो रहा था। ना तो उसके मुंह से सांस जा रही थी, ना तो उसके नाक से सांस जा रही थी, लेकिन उसके फेफड़े खुद ही अपने आप से सांस ले रहे थे। तो अब एलिसन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो रोड के पास जाना चाहती थी, पर अब ऐसी हालत में रोड तक पहुंचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल टास्क है। ऑब्वियस है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही थी और जैसे तैसे करके वो रोड तक पहुंची भी। लेकिन वो जब तक पहुंच रही थी, तब बार बार उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी। कभी कभी दिख रहा था, कभी नहीं दिख रहा था। वो रोड पे जैसे ही गाड़ियाँ पास हो रही थी, तो उसकी रोशनी की वजह से वो धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच गई। और अब जैसे ही वो रोड पे पहुँची, तो वो वहाँ पे लेट चुकी थी, क्योंकि उसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो खड़ी रह के कोई हेल्प मांगे या कुछ करे। अब जैसे ही एलिसन नीचे गिरी थी, तब उसने बहुत बार ट्राई किया, अपना हाथ हिलाने की कोशिश की किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए, और थोड़ी देर में वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकी भी। उसने जैसे ही अपनी गाड़ी के बाहर जाके देखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो लड़की नग्न अवस्था में बिल्कुल खून से लथपथ पड़ी हुई थी रोड पे। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ पहली बार देखी थी और उसने वहाँ पे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। वो जस्ट वहाँ से गाड़ी लेके भाग गया। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि उस आदमी को वहाँ पे मदद करनी चाहिए थी। वहाँ पे उस आदमी की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत गंदी है और आजकल ऐसे ट्रैप्स हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बीच में कोई लड़की या कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ऐसा कोई नकली खून लगा के आ जाता है बीच में, और आप जैसे ही उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं, तो बाद में उसका पूरा गैंग आपको घेर लेता है, फिर वो आपको लूट लेता है। तो उसी टाइम पे उस आदमी के दिमाग में भी वही आया होगा और वो वहाँ से निकल गया। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे और एलिसन को उस हाईवे पे पड़े हुए तकरीबन 45 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था, और उसने अभी भी बहुत सारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। और थोड़ी देर के बाद एलिसन ने हिम्मत जुटाई और वो वहाँ पे खड़ी हो गई। और जैसे ही वो खड़ी हुई, तो उसने वापस से उसके शर्ट से अपने ऑर्गन संभाले और एक हाथ से अपना सिर को संभाला। और अब थोड़ी देर के बाद वहाँ से गाड़ी निकली, तब एलिसन अपनी कोहनी को ऐसे ऐसे हिला रही थी। और अब सामने वाली गाड़ी में ड्राइवर ने जैसे ये चीज़ देखी, तो उसने सोचा कि ऐसे ये मतलब कौन खड़ा हुआ है ऐसे बीच में, ऐसे खून से लथपथ। उसको ये लगने लगा कि शायद ये कोई ज़ॉम्बी तो नहीं, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, गले से खून निकल रहा था, पेट से खून निकल रहा था, पैरों के बीच में खून निकल रहा था। वो पूरी खून से लथपथ थी। अब वो ऑब्वियसली वहाँ पे डरा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में ये मदद का ख्याल आया और उसने गाड़ी की लाइट को चालू रखते हुए गाड़ी से बाहर निकला और एलिसन के पास पहुंचा। और तकरीबन 2 मिनट तक वो एलिसन को देख ही रहा था कि वाकई इस लड़की को मदद की ज़रूरत है या फिर बात कुछ और है। जब उसको ये कंफर्म हो गया कि उसको मदद की ज़रूरत है, तब उसने एलिसन से पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, ये हालत किसने की तुम्हारी। इस मदद करने वाले इंसान का नाम था टियान आलर्ड। जी हाँ दोस्तों, यही है वो व्यक्ति जिसने उस टाइम पे एलिसन की मदद की थी। और अब टियान अकेला नहीं था उस गाड़ी में, उसके दोस्त लोग भी साथ थे और उन दोस्तों ने ही उसको बोला था जाकर देखो कि क्या हुआ है, क्या उसको मदद की ज़रूरत है। अब टियान भी एक मेडिकल स्टूडेंट था, तो वो समझ चुका था कि एलिसन की हालत यहाँ पे क्या है। तो उसने बिना किसी सवाल के अपनी गाड़ी से एक कपड़ा मंगाया और एलिसन को कपड़े में लपेट के एलिसन के सर को उसकी गर्दन से जोड़ के रखा। सारे दोस्तों ने मिलकर एलिसन को अपनी गाड़ी में रख दिया। अब टियान ने अपनी गाड़ी को शहर की तरफ भगाया एलिसन को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। लेकिन ये बात है सन 1994 की,
और उस टाइम पे किसी के पास मोबाइल होना बहुत ही बड़ी बात होती थी। लेकिन लकीली इन ग्रुप में से किसी एक के पास मोबाइल फ़ोन था और उसने इमरजेंसी सर्विसेज में फ़ोन किया, और ये इमरजेंसी सर्विस वाले पता नहीं क्या नशा फूक कर बैठे थे, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। और जब फ़ोन उठाया तब उन्होंने बोला कि हाँ आप वेट कीजिए, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। और वो उनकी थोड़ी देर हुई तकरीबन 3.5 घंटे के बाद। और अब जैसे ही इमरजेंसी सर्विसेज आने वाले थी तब तक ये 3-3.5 घंटे का जो टाइम था, उस टाइम में टियान ने ही एलिसन को संभाला था। अब उसने एलिसन को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा के रखा था और वो वहाँ पे उसका चेकअप कर रहा था कि कहीं से उसका खून तो नहीं निकल रहा अभी। वो मतलब पूरा ध्यान रख रहा था वहाँ पर, और एलिसन को बात करने को बोल रहा था। वो एलिसन से बात करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ अगर तुमको जिंदा रहना है तो मुझसे बात करो, वरना कभी भी खेल खत्म हो सकता है। तो अब जैसे ही एलिसन टियान से बात करने की कोशिश कर रही थी तब लिटरली उसके गले से थायराइड बाहर आ गए थे, और अब टियान ने एलिसन को बिना बताए उस थायराइड को टच किया और वापस गले में डाल दिया। अब आप लोग यहाँ पे सोच कर देखिए कि यहाँ पे ऑर्गन्स का बिल्कुल मजाक बन चुका था। और अब जैसे ही इमरजेंसी सर्विसेज वाले वहाँ पे पहुँच गए थे तो अब उन लोगों ने लिटरली 1% भी एलिसन की जान बचाने में एफर्ट नहीं लगाई। उन्होंने जस्ट अपनी फॉर्मेलिटी के हिसाब से एलिसन को स्ट्रेचर पे रखा और स्ट्रेचर को लेके एम्बुलेंस में रखा, और टियान और उसके दोस्त लोग भी सब बैठ गए थे एम्बुलेंस में। और अब जैसे ही आप सबको पता है कि एम्बुलेंस को तो हर कोई रास्ता देता है, लेकिन उस ड्राइवर को ना तो एम्बुलेंस ठीक से चला नहीं आ रही थी और कहीं भी ट्रैफिक में भी फंस रहा था, ना तो वो सायरन बजा रहा था, ना तो कुछ भी कर रहा था। वो जरा भी एफर्ट नहीं लगा रहा था एलिसन की जान बचाने में। और अब आप मानोगे नहीं कि शहर में ही हॉस्पिटल होने के बावजूद वो एम्बुलेंस 1.25 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंची। और अब इसी पॉइंट पे आते आते असली भयंकर खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि अब एम्बुलेंस हॉस्पिटल पे पहुंच चुकी थी और अब सारे स्टाफ ने मिलकर एलिसन को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। और अब जैसे ही पूरी डॉक्टर की टीम उसकी ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुकी थी, और कई सारे डॉक्टर्स तो एलिसन की हालत देखकर ही ऑपरेशन थिएटर छोड़ के भाग चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी हालत किसी की देखी ही नहीं थी। जो डॉक्टर्स 25-25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे थे, और उन सारे डॉक्टर्स को भी यही लगा कि ऐसी हालत तो हमने जिंदगी में कभी किसी की नहीं देखी। इतनी भयंकर हालत कोई कैसे कर सकता है। तो अब जैसे ही एलिसन की सर्जरी शुरू होने वाली थी, तो अब जैसे ही डॉक्टर की टीम ने एलिसन के पेट में देखा तो वो सारे लोग शॉक्ड रह गए, और उन्होंने देखा कि उसकी लिटरली उसके आंतों के टुकड़े उसके पेट तक जा चुके थे, अंदर तक जा चुके थे। तो अब सर्जरी के दौरान सबसे पहले उन डॉक्टरों ने वो सारे आंत के टुकड़े पेट से बाहर निकाले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलिसन जंगल में से खिसक खिसक कर बाहर निकली थी, रोड तक पहुंची थी, तो वो जहाँ पे खिसकी थी पूरा शरीर उसका कटा फटा पड़ा हुआ था। अब उसके अंदर वो वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह रहती है वो सब मिट्टी भी उसके सारे घाव में अंदर तक भर चुकी थी, लिटरली अंदर तक भर चुकी थी। तो अब उन डॉक्टरों ने धीरे धीरे करके एलिसा के पेट में से, गले में से, उनकी नलियों में से, उनके नसों में से, सारी जगहों में से धीरे धीरे करके वो मिट्टी बाहर निकलना शुरू हो गए थे। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एलिसन के शरीर के साथ आखिर क्या हुआ था। जो डॉक्टर्स एलिसन का इलाज कर रहे थे उनमें से एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर डिमिट्री। उन्होंने ये बोला कि जब मैंने पहली बार एलिसन को देखा तब मेरा रिएक्शन ये था कि आखिर ये लड़की जिंदा कैसे है। इतने बार झेलने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, वो कभी नहीं बच सकता। फिर आखिर वो ये लड़की जिंदा कैसे है। और अब डॉक्टर्स ने पेट की साफ सफाई करने के बाद, वहाँ से प्रॉपर सर्जरी करने के बाद धीरे धीरे गले तक पहुँच चुके थे, और अब वापस उन्होंने देखा कि गले की सारी नलियाँ कट चुकी थी, सिर्फ 2-3 नसों को छोड़कर, और वो 2-3 नसें ही एलिसन को जिंदा रखे हुए थी। और धीरे धीरे डॉक्टरों ने देखा कि उसका थायराइड बाहर निकला हुआ था। थायराइड के लिटरली 2 टुकड़े हो चुके थे। और अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का थायराइड 2 टुकड़ों में बंटने के बाद उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे फिर भी चमत्कार हुआ था कि इसके थायराइड के 2 टुकड़े होने के बाद एलिसन कैसे ना कैसे जिंदा थी। और अब डॉक्टरों ने धीरे धीरे करके एलिसन के सारे अंगों को प्रॉपरली साफ किया। प्रॉपर सर्जरी करने के बाद भी डॉक्टर की टीम पूरी एलिसन के एक एक पार्ट को उसकी सही जगह पे लगा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने एलिसन की बॉडी पर टाके लगा दिए। और ये पूरी सर्जरी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक चली थी। और अब ये पूरा ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे चमत्कार ही हुआ था कि एलिसन अब तक जिंदा थी। और अब डॉक्टरों ने ये भी बता दिया कि अब एलिसन खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो एलिसन कभी भी माँ नहीं बन सकती। क्यों?
क्योंकि उसकी बच्चेदानी कटकर बाहर आ चुकी थी। और अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद यही बोला कि हम लोगों को तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि एलिसन इतनी चोटें खाने के बाद भी जिंदा कैसे थी। अब आप सोच कर देखिए कि एलिसन की बॉडी पर उसके गले में 16 से 17 बार वार किए गए थे, पेट में 30 से 40 बार वार किए गए थे और प्राइवेट पार्ट में 8 से 10 बार वार किए गए थे। अब इतने सारे वार झेलने के बाद भी एलिसन चमत्कारिक रूप से जिंदा थी। अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति एक ही चाकू के 1 या 2 बार में निपट जाता है, लेकिन एलिसन यहाँ पे जिंदा थी। और अब एलिसन की सर्जरी खत्म होने के बाद अब एलिसन खतरे के बाहर थी। और अब जैसे ही एलिसन को होश आया तब यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाया गया और यहाँ पे लिटरली एलिसन ने खुद पुलिस वालों को सारा वाकया बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, सब कुछ उसे याद था। और धीरे धीरे करके उसने सारा कुछ पुलिस को बता दिया कि हाँ, 2 आदमियों ने उसे किडनैप किया था, फिर वो उसे जंगल में लेके गए, वहाँ पे उसका रेप किया और इतनी बार चाकू से उसके ऊपर वार किया। लेकिन जब वो लोग उसका रेप कर रहे थे तब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और तभी मैंने सुन लिया कि एक का नाम फ्रांस था, एक का नाम थियनस था। और ये सारी बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि ये बातें सच है भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था कि इतने सारे वार झेलने के बाद कोई लड़की जिंदा बच गई। और अब पुलिस ने जैसे ही ये पूरी बातें सुनी तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़े और वहाँ से उन्होंने पुराने जो हिस्ट्री शीटर्स की फाइल थी वो निकालनी शुरू कर दी और जो सारे फोटोज़ वगैरह थे वो सब कलेक्ट करके सीधा हॉस्पिटल पहुँचे एलिसन के पास। और अब जब वो पुलिस वाले वो सारे फोटोज एलिसन को दिखा रहे थे तब एक फ़ोटो के अंदर ये फ्रांस और थियनस दोनों की फ़ोटो थी और एलिसन ने तुरंत ही बता दिया कि यही दोनों थे जिन्होंने मेरा ये हाल किया था। और अब जैसे ही एलिसन ने तुरंत पहचान लिया तो पुलिस वालों ने उन दोनों को तुरंत ही उठा लिया और उन दोनों को वहाँ पे लेके आए। इन दोनों को जैसे ही पुलिस वालों ने उठाया तो पुलिस वाले भी हैरान थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी जमानत पे बाहर आए थे, वो इससे पहले भी रेप और मर्डर चार्जेस की सजा काट रहे थे अंदर, वो जैसे ही बाहर आए फिर से उन्होंने कांड कर दिया। अब उन दोनों को तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि एलिसन मर चुकी होगी, लेकिन चमत्कारिक रूप से एलिसन जिंदा बच गई थी। और अब इन दोनों से पूछताछ शुरू की जानी थी तो पुलिस वालों ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया और इंक्वायरी करने लगे। अब सबसे पहले क्लिंटन से इंक्वायरी शुरू की। जी हाँ, वही क्लिंटन जिसने सबसे पहले एलिसन को उठाया था। और पूछताछ के दौरान क्लिंटन ने अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर पुलिस वालों को दी और उसके ऊपर खून भी लगा हुआ था और ये अंगूठी किसी और की नहीं बल्कि एलिसन की ही थी। और उसने पुलिस वालों से कहा कि अब एलिसन जिंदा बच चुकी है, वैसे तो नहीं बचनी चाहिए थी, जैसा हम उसका हाल करके आए थे वो जिंदा तो नहीं बचनी चाहिए थी, लेकिन अब वो जिंदा बच गई है तो ये अंगूठी आप उसे दे देना, हम लोग वहाँ से निकलते हुए लेके आए थे। और अब उन दोनों ने बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यार से अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही एलिसन का रेप किया था और ये सब कुछ किया था, क्योंकि उनको पता था कि पब्लिक बहुत गुस्से में है, अगर वो लोग बाहर रहे तो पब्लिक वैसे भी उन्हें मार डालेगी, जेल में कम से कम वो दोनों जिंदा तो बचेंगे। और अब पुलिस वालों ने उन्होंने कोर्ट में पेश किया। तो जैसे ही उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और जज साहब ने उन दोनों की बातें सुनी और ये पूरी केस की डिटेल देखी तो जज साहब की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिर ये केस कैसा था और इन दोनों ने क्या किया है एलिसन के साथ। और फिर ये सारी डिटेल्स देखने के बाद जज साहब ने इन दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी और अब ये दोनों अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहने वाले थे। लेकिन हाल ही में ये खबर आई थी कि ये दोनों पैरोल पर बाहर निकल चुके थे और एलिसन अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुकी थी। वो जगह जगह पर जाकर लोगों को ये बताते कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। तो जब लोग भी उसकी बातों को सुनते थे तब वो भी ऑब्वियसली उससे सीखते थे और मोटिवेशन भी लेते थे। और मोटिवेशन तो मिलती है किसी भी इंसान के साथ, इतना ज़्यादा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जिंदा रहने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगा सकती है, तो मोटिवेशन तो मिलती है। और अब कोर्ट से एलिसन को बिना बताए उन दोनों को पैरोल भी मिल चुकी थी। अब वो दोनों बाहर घूम रहे थे 28 सालों बाद। और आज भी पूरे साउथ अफ्रीका के लोग इस पूरे इंसिडेंट को नो डूक रिपर रेपिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमेशा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहना चाहिए। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस। बी अलर्ट, बी सेफ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।